हेलो दोस्तों, आज हमारा आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर 8 काफ़ी दिन हो गए, लगभग 4-6-7 दिन हो गए जिसमें हमने क्लास नहीं लिए। तो आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहाँ से, हमारी जो पिछली क्लास थी हमने उसके बाद उसमें आखिरी जो टॉपिक पढ़ाया था वो मराठा वॉर के बारे में बताया था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब हम स्टार्ट और उसमें बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1793 कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेकेंड मराठा वॉर। अठारहवीं शताब्दी खत्म हो रही थी और हम 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक फेज में थे। तो नए नए परिवर्तन आने स्टार्ट हो गए थे, यूरोप की भी स्थिति बदल चुकी थी, अलग अलग वैज्ञानिक खोजें हो रही थी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हो रहे थे, नई नई मशीनें बन रही थी, नई नई विचारधाराओं का जन्म हो रहा था। यूरोप में जो नई बौद्धिक क्रांति का भी आगाज हुआ। यूरोप में एक वर्ग ऐसा था जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अगेंस्ट में था। वो मानव के ऊपर जो अत्याचार था उसको खत्म करना चाहता था। उन्हीं विचारों का जो परिणाम था कुछ मात्रा में भारत में भी दिखाई देता है, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंतिम फेज में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक फेज में। तो हम उन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का जो मेन रीजन था वो क्या था? नाना फडणवीस की मृत्यु हो चुकी थी, अंग्रेजों ने मैसूर को पराजित कर दिया था, निजामत खत्म हो चुकी थी। अब उनका हिंदुस्तान में अगर कोई शत्रु मुख्य रूप से रह गया था जो ताकतवर धीरे धीरे बनता जा रहा था, जिसको अपनी शक्ति वापस पानी थी, वो थे मराठा। मराठाओं ने अपनी शक्ति खो दी थी और मराठाओं को वापस अपनी जो सत्ता प्राप्त करनी थी उसके लिए उनको अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित करना था। और वो शत्रु कौन थे? वो शत्रु थे अंग्रेज। मराठा इसमें चूक गए कि उनको ये पता ही नहीं चला कि अंग्रेजों की जो मुख्य शक्ति है, सैनिक शक्ति, उसके पीछे उनकी आर्थिक स्थिति, मजबूत आर्थिक स्थिति और वैज्ञानिक खोजें थी। मराठाओं ने क्या किया, एक संघ का निर्माण किया। मतलब जितने भी मराठा क्षत्रप थे, सामंत थे, उन सभी को एकत्रित किया, बड़ी सी सेना बनाई और सोचा कि हम पराजित कर देंगे अंग्रेजों को। ये मराठाओं की सबसे बड़ी भूल थी। तो इस संघ को बनाने के लिए दौलत राव सिंधिया, राघोजी भोसले और एक और थे, उन्होंने संघ बनाया और अंग्रेजों से युद्ध किया। ये जो युद्ध था ये चला था 1803 से 1805 में। इसमें 3 संधियां हुई थी, भोसले, सिंधिया और होलकर। होलकर इंदौर से, ठीक है। भोसले, सिंधिया और होलकर ने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अंग्रेजों से पराजित हुए और संधियां करी। भोसले ने अंग्रेजों से देवगांव की संधि करी, सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव से, और होलकर ने सुरजी अर्जन गांव, देवगांव और नागपुर, इन्होंने यहाँ संधियां करी और मराठाओं की एक बार फिर से पराजय हुई। अब जो 1793 का जो एक्ट आया था उस पे आते हैं, क्योंकि मेन जो परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। अब कंपनी की मोनोपोली को एक बार फिर से 20 साल के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था कि ईस्ट पूरब के साथ व्यापार के लिए कंपनी को फिर से मोनोपोली दे दी गई थी कि अभी भी कोई भी पूरब के साथ व्यापार नहीं करेगा। अब ऐसे समय में इस एक्ट का अंग्रेजों ने या अंग्रेजी संसद में भारी विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये ही समय था नेपोलियन बोनापार्टा के चरम का। नेपोलियन बोनापार्टा इस समय उत्थान पर था और उसने पूरे यूरोप में आतंक मचा रखा था। अंग्रेजों मतलब यूरोप में ब्रिटेन का जो भी सामान था वो इंटर नहीं होने दे रहा था।
अंग्रेजों का ट्रेड पूरी तरीके से हैम्पर हो रखा था। तो क्या हुआ, अब नेपोलियन बोनापार्टा से एक गलती हो गई। अब आप यही गलती कभी कभी भारतीय गवर्नमेंट भी करती है कि मान लीजिए कि आप किसी से कोई ट्रेड के लिए मना कर देते हैं। अब ट्रेड के लिए तो मना कर देंगे, लेकिन उसकी जो सामान की आपूर्ति है वो आप कैसे करेंगे। अब या तो आप अपने घर में इतना सामान, इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करें उन सामान का, कंज्यूमर गुड्स का, जो जरूरत का सामान है। अब जब आपने मना कर दिया कि ये सामान नहीं खरीदना है, अब जिसको बिस्कुट का पैकेट खाना है तो वो तो बिस्कुट का पैकेट खाएगा ही खाएगा, चाहे वो ब्लैक में खरीद के खाए। तो नेपोलियन बोनापार्टा ने क्या किया कि बोल दिया कि ब्रिटेन से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। कुछ समय के लिए तो यूरोप के जो राजा महाराजा थे वो डर गए, तो उन्होंने सामान खरीदने से मना कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको समझ में आने लगा कि फ्रांस हमको सारा सामान नहीं दे सकता। अब ब्रिटेन का सामान दुगने दामों पर ब्लैक में बिकने लगा यूरोपियन मार्केट में। अब और भी ज्यादा परेशान हो गया नेपोलियन बोनापार्टा। उसने और भी ज्यादा कड़े नियम लगा दिए कि अगर ब्लैक मार्केटिंग को आपने नहीं रोका तो हम अटैक कर देंगे। तो यूरोप ने क्या समझा कि देखो, भूखमरी से तो हम वैसे ही मर रहे हैं, तो या तो हम ब्लैक में इंग्लैंड का सामान खरीदते रहे और ऐसे ही चलने दें, या फिर हमको एक संघ बनाकर नेपोलियन बोनापार्टा का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक संघ बनाया और नेपोलियन बोनापार्टा से युद्ध किया और नेपोलियन बोनापार्टा को पराजित कर दिया। तो यही मेन रीजन होता है, आप किसी देश के साथ जो ट्रेड होता है एकदम से उसको बैन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी दिवाली आ रही है तो आप देखेंगे कि चाइनीज झालर, सामान वगैरह सब लोग बोलेंगे कि इंडियन यूज करो, इंडियन यूज करो। ये जो समय था ये 90 से 2000 के बीच का समय था, जब आपको ट्रेड पर कंट्रोल रखना था। आपको सभी को याद होगा कि पहले जो टीवी आते थे वो आते थे पीछे से बहुत ज्यादा वो निकला होता था, उसमें एक सीआरटी होती है जिसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, और वो मॉनिटर का काम करती थी, उसी पे पिक्चर चलती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि चाइना ने वो आधे दामों पर भारत को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले क्या था कि वो मैकेनिक उस सीआरटी को बना देते थे, एक बार खराब हुई बना दिया, दोबारा खराब हुई फिर बना दिया, लेकिन धीरे धीरे उसको रिप्लेसेबल बनाया गया चाइना ने। कि अब जो सीआरटी 1200 रुपए की आती थी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का भाई एक टीवी मैकेनिक था और मैंने अपने घर में ये सारी चीजें बनते हुए देखी हैं। ये जो परिवर्तन है इकोनॉमी में, ये मैंने ग्रास रूट लेवल से देखा है। तो क्या था कि 1200 रुपए की प्लेट की जगह बार बार 1200 रुपए की आती थी, टेक्नीशियन आता था 300-400 रुपए ले जाता था। अब क्या हुआ कि एक बार 400 रुपए की ले लो या 500 रुपए की ले लो, उसमें लगा दो, बस बार बार का झंझट, टेक्नीशियन को काम देने का, समय खराब होने का, टेंशन खत्म। यहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई कि आपने इंडियन जो मार्केट थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, टेलीविजन में इंडियन जो मार्केट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। चाइनीज झालर कितनी छोटी छोटी सुंदर सुंदर आती हैं, है ना, लेकिन इंडियन झालर देख लीजिए उसी की कंपैरिजन में तो उतनी सस्ती और उतनी अच्छी नहीं दिखती हैं। लेकिन आपको चाइनीज झालर सस्ती मिलती है, अच्छी मिलती है, इसलिए खरीद ली जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगती है, क्योंकि यही सारा जो सामान है चाइना से बहुत सस्ते में आता है। अब आप मान लीजिए कि एक डॉल की कीमत या एक झालर की कीमत आप इंडियन झालर को 100 रुपए में खरीदते हैं, अगर उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगेगी तो वो ही झालर हिंदुस्तान में 20 से 30 रुपए में बिकेगी। तो अब आप 20 से 30 रुपए वाली झालर खरीदेंगे कि 100 रुपए वाली? तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है ताकि दोनों का प्राइस सेम हो जाए। अब प्राइस सेम हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन है, कंपटीशन बढ़ेगा। ये सारा काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बताता है कि मार्केट में कंपटीशन बना रहना चाहिए, किसी की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ 1793 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही थी ईस्ट के साथ व्यापार में। यही इंडियन गवर्नमेंट अभी भी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से भारत में चीजों की डंपिंग ना हो। यही हम सबसे बड़ी चूक कर गए थे 90s और 2000 के बीच में, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा
मतलब इकोनॉमी में लूप होल इतने ज़्यादा थे और कंज्यूमर डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि भारत अपने कंज्यूमर्स को इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स सप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट था उस समय था नहीं। तो हम कहाँ थे? हाँ, एंग्लो मराठा वॉर। तो यहाँ पर क्या था कि एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है, प्रभुत्व की लड़ाई थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1793 में पूरी तरीके से मोनोपोली दी गई, किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813 आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1813 में जो मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो खत्म कर दी गई और जितने भी पोजीशन थे वो सारे क्राउन के अंडर में चले गए। उनको केवल 2 रियायतें दी गई, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। चाय और चीन के साथ व्यापार पे मोनोपोली रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। उनके साथ और कोई व्यापार नहीं कर सकता था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। अब यहाँ पर इसमें अब इनको क्या था, पहले तो ये लुटेरे बने रहे, लेकिन जब इन्हें समझ में आया कि हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा धन संपदा है कि इसको हम 10, 20 या 50 या 100 सालों में लूट नहीं सकते हैं, इसको लूटने के लिए हमको ज्यादा समय लगेगा, तो ये लगभग 200 सालों तक लूटते रहे। तब इनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ा, मजबूरी में शासन प्रशासन जिसको बोलते हैं, ये शासन व्यवस्था स्थापित करनी पड़ी। अब शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो अंग्रेज अफसर्स थे वो बहुत कॉस्टली पड़ते थे। तो इन्होंने सोचा कि जो छोटे मोटे काम होते हैं, लिखाई पढ़ाई का या फाइलें इधर से उधर ले जाने का, इसके लिए महंगे महंगे अंग्रेज अफसरों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्लास डी, ग्रुप डी के लिए हिंदुस्तानियों को ही एम्प्लॉय करने की कोशिश करी। अब उनको काम बताना है, काम सिखाना है, तो उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। अब इनके एजुकेशन सिस्टम और इंडियंस के एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का डिफरेंस था। इनका जो एजुकेशन सिस्टम था, इनको क्या करना था, केवल हिंदुस्तान को लूटना था। अब किसी भी देश को अगर आप लूटने की कोशिश करेंगे या लूटने की प्लानिंग करेंगे, तो सामने वाले को केवल वो ही सिखाएंगे जो आपको जरूरी हो। आप उसे कुत्ता बना के रखेंगे, नौकर बना के रखेंगे कि जब चाहे जूते से मार सके। आप जूते से मारेंगे और दिन भर अपना काम करवाएंगे, मतलब उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो पूरी तरीके से छीन कर देनी है, तभी वो आपके लिए अपनों पर वार करेगा। एक मिनट। हिंदुस्तान को जीतने के लिए अंग्रेजों को बहुत बड़ी फौज नहीं भेजनी पड़ी थी, क्योंकि उनको वो फौज हिंदुस्तान में ही मिल गई थी, क्योंकि विविधता इतनी ज्यादा थी। लोग एक दूसरे के बीच में एक राष्ट्रवाद की फीलिंग नहीं थी, वो केवल एक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसलिए उन्होंने एक क्षेत्र के व्यक्ति का दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया, ठीक है। अब लेकिन यही पॉलिसी उनके अगेंस्ट में चली गई। उन्हें हिंदुस्तानियों की क्षमताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और हिंदुस्तानी अपनी क्षमताओं से आगे निकल गए। जब आप किसी को पढ़ना सिखाते हैं तो आपने उसे पढ़ना तो सिखा दिया, ABCD सिखा दी, A से 11 तक सिखा दिया, लेकिन उसे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है वो उसकी खुद की क्षमताओं पर डिपेंड करता है। उनको लगा था कि हिंदुस्तानी केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है, लेकिन हिंदुस्तानियों ने क्या किया कि अपनी पढ़ाई को इतना ज्यादा कर लिया, कंटिन्यूस कर लिया, कि जो विचार ब्रिटेन में चल रहे थे उसके एकदम अपोजिट शासन व्यवस्था, विचारों पे जो व्यवस्था इन्होंने यहाँ लगाई थी। वहां उन्होंने वेलफेयर स्टेट बना रखा था और यहाँ उन्होंने कॉलोनी बना रखा था। वहां पर वो मानव मूल्यों की बात करते थे और यहाँ किसी भी प्रकार के मूल्यों का समर्थन नहीं करते थे। वो इंसान को इंसान नहीं समझते थे। यही अपने देश में वो एकदम उल्टा करते थे। अब जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, उनके भाई, ये जो पूरा लिटरेट समाज आता है, राजा राम मोहन राय हो गए, ये 19वीं शताब्दी के ऐसे चांद हैं, ऐसे सूरज हैं जिन्होंने आज के हिंदुस्तान की निर्माण किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था इतनी तरीके से चेंज करने की कोशिश करी थी। बाद में जैसे आप पढ़ेंगे उनकी एजुकेशन पॉलिसी आती है, मैकाले मिनट आता है। मैकाले तो हिंदुस्तानियों को इतना ज़्यादा गिरा हुआ समझता था
कि उसने एक बार बोला था कि पूरे हिंदुस्तान में जितना भी साहित्य और इतिहास है वो यूरोप की किसी लाइब्रेरी में रखी हुई एक किताब से भी कम है। उसे पता नहीं था कि जब पूरी दुनिया पढ़ना लिखना नहीं जानती थी और जंगलों में शिकार करके खाती थी, तब हमारी सभ्यताएं कितनी विकसित थी। जो सनातन सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, या भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यता संस्कृति है, वो विश्व इतिहास में सबसे प्राचीन है और जो अभी तक चली आ रही है। सभी सभ्यताएं दुनिया की नष्ट हो चुकी हैं, केवल एक भारतीय सभ्यता ऐसी है जो अभी तक कार्यरत है। अब कैसे कार्यरत है भारतीय सभ्यता? अब आप बोलेंगे कि भारतीय सभ्यता भी अपने पतन की ओर है। हाँ, पतन की ओर है, क्योंकि हम पूरी तरीके से ना तो भारतीय रह गए हैं और ना ही पश्चिमी रह गए। अब हम पश्चिम और पूरब के बीच में कहीं फंस के रह गए। हम दोनों का संगम बनकर रह गए। एक संक्रमण की व्यवस्था स्थापित हो गई है। जैसे हम पश्चिम को देख के बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हैं, घर में टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं। हाथ से कपड़े कोई नहीं धोना चाहता, है ना। और डिश वॉशर लाते हैं, माइक्रोवेव लाते तो है, लेकिन उसमें खाना बनाने से पहले, उसमें घूमने से पहले, उसमें कपड़े धोने से पहले, वो टीवी चालू करने से पहले हम क्या करते हैं? हम नारियल फोड़ते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसको तिलक करते हैं। ये हमारी पुरातन सभ्यता, सनातन सभ्यता का पार्ट है। और ये जो भोग की वस्तु है, ये पश्चिम की देन है, या जिसको हम बोल सकते हैं भोग विलास की वस्तु है। तो आज भी हमारी जो सभ्यता है वो इन दोनों के बीच में कहीं है, और हम धीरे धीरे वापस उन ही मानव मूल्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश करी थी। हम अगली क्लास में शिक्षा व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। मैं ये टॉपिक लिख दे रहा हूं, शिक्षा व्यवस्था से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।